नमस्कार बच्चों, सिंपलीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज़। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, 2024 के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सारे का मतलब है कि सभी सेट्स में आए हुए, ठीक है, ऑल सेट्स में आए हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और CBSE की मार्किंग स्कीम भी देखेंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम कि किस टाइप की मार्किंग स्कीम किस तरह से CBSE मार्क्स को प्रोवाइड करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, चलो। तो पहला ना क्वेश्चन देखो हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p, तुम्हें दे रखा है ये, ठीक है। एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है p, उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और q को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a और b क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो p और q के एलसीएम क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालना हम लोग आता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालना हम लोग आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले p का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो p को लिखा हुआ है इसने 18 a स्क्वायर b टू दी पावर 4। अगर तुम ध्यान से देखो a और b तो प्राइम नंबर है लेकिन 18 प्राइम नंबर नहीं है। तो हम 18 का फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा हमारा 18 का। तो 2 इंटू 3 स्क्वायर a स्क्वायर b टू दी पावर 4, ठीक है भाई। अब सेकंड देखो q लिखा हुआ है हमारा 20 a क्यूब b स्क्वायर। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो 2 स्क्वायर इंटू 5 a क्यूब b स्क्वायर। अब हमें निकालना है एलसीएम पी क्यू का। एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो पहला काम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, जो हमने कर लिया है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर, तो 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ले लेंगे। 3 स्क्वायर, इधर 3 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 3 की पावर 0 है ना। अगर नहीं कोई प्राइम फैक्टर तुम्हारा किसी में अकर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब होता है उसकी पावर 0 है। तो उसको तुम ऐसे मल्टीप्लीकेशन में 3 टू दी पावर 0 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो आ रही है 3 की, वो आ रही है 3 स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे 5 की पावर 1 है और यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 5 की पावर 0 है। तो 5 हमारी आ जाएगी हाईएस्ट पावर, 5 टू द पावर 1। अब ए स्क्वायर ए क्यूब में हाईएस्ट क्या होगा, ए क्यूब वाला हो जाएगा। बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर में हाईएस्ट वाला क्या होगा, बी टू द पावर 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू 9 इंटू 5 ए क्यूब बी टू द पावर 4। 5 इंटू 4 20 इंटू 9 ए क्यूब बी टू द पावर 4। और 20 इंटू 9 होता है 180 ए क्यूब बी टू दी पावर 4। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ए क्यूब बी टू दी पावर 4 इंटू 180। अब तुम ये बोलोगे सर इसको थोड़ा छोटा करके नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसको हम बेटा छोटा करके भी कर सकते हैं। देखो अगर तुम ध्यान से देखो ना, अभी 18 और 20 को भूल जाओ, पी का देखो ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4 ए क्यूब बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और ए क्यूब में हाईएस्ट पावर क्या है, ए क्यूब। बी टू दी पावर 4 बी स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है, बी टू दी पावर 4। यानी कि जो तुम्हारा आंसर आएगा उसमें ए क्यूब बी टू दी पावर 4 तो होना ही चाहिए, ए क्यूब बी टू दी पावर 4 तो होना ही चाहिए। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे चारों ऑप्शन में अकेले एक ही ऑप्शन में ए क्यूब बी टू दी पावर 4 आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा ना, तुम्हें हो सकता है दो ऑप्शन में मिल जाए ए क्यूब बी टू दी पावर 4, तो तब तुम के लोग क्या करोगे, तब तुम्हें प्रॉपर वे में पूरा सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मार्किंग स्कीम कुछ नहीं होती है, सही है तो 1 नंबर है और गलत है तो 0 नंबर है। तो इसका मतलब अगर तुम आंसर डी लिखोगे तो तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो तुमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 में तुमसे पूछा है कि जो एचसीएफ, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 65 एंड 104, दो नंबर का एचसीएफ तुम्हें दे रखा है। एलसीएम ऑफ 65 एंड 104 इज 40x। तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। तो यहाँ पे देखो हमारा जो कॉन्सेप्ट लग रहा है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या लग रहा है, हम लोगों ने पढ़ा है एक प्रॉपर्टी की एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए बी, वो क्या होता है, ए इंटू बी होता है। यानी कि दो नंबर का एलसीएम को अगर मैं उसी दो नंबर के एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है। तो इस पॉइंट को तुम्हें ध्यान रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों का है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। तो इसको यूज करेंगे हम। तो देखो एलसीएम ऑफ 65 104 इंटू एच सी एफ ऑफ 65 104 किसके इक्वल होगा, 65 इंटू 104 के इक्वल होगा। एलसीएम ऑफ 65 इंटू 104 हमें दे रखा है 40x।
तो 40x लिख लिया हम लोगों ने। HCF ऑफ 65 एंड 104 में दे रखा है 13, वो किसके इक्वल हो जाएगा 65 इंटू 104। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, 40 इधर आ रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कटिंग कर दो, 13 5 ज़ा 65, 5 8 ज़ा 40, 8 से 104 को डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो आंसर आ जाएगा 13। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 13, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तुम लोगों को देखो क्या बोला है, तुम्हें बोला है कि इस क्वेश्चन में ए कोई हमारा कोई नंबर है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें दे रखा है, ए 2 स्क्वायर 3 टू द पावर x। बी दूसरा कोई नंबर है, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें दे रखा है। सी है, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें दे रखा है। और तुमसे बोला है कि जो एलसीएम है ए बी सी का, अगर तुम इन तीनों का एलसीएम निकालो, ए बी सी 3 नंबर है, तो आता है 3780। तो तुमसे पूछा एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है भाई। तो एलसीएम निकालना हमने सीख रखा है, तो हमने ए को लिखा है ऐसे, ये हमें गिवन है, और बी हमें गिवन है ये 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, और सी हमें गिवन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हाईएस्ट पावर आ रही होगी प्राइम फैक्टर्स की, ठीक है। तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर तो हाईएस्ट पावर हो गई 2 स्क्वायर, फिर 3 टू द पावर x 3 3, तो 3 टू द पावर x हाईएस्ट पावर हो गई। फिर देखो 5 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 5 की जो आएगी वो 5 आएगी। फिर 7 देखो, 7 की हाईएस्ट पावर आएगी हमारी 1, क्योंकि यहाँ पे तो है यहाँ पे नहीं है। नहीं होने का मतलब होता है कि 7 की पावर 0 है, और यहाँ भी 7 की पावर 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर 7 की क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है, यह है हमारा एलसीएम। और हमें क्वेश्चन में देखो एलसीएम की वैल्यू कितनी दे रखी है 3780 दे रखी है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारा आएगा 4 इंटू 5 20 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर x, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो एलसीएम है ये किसके इक्वल है, यानी कि 20 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर x। जो एलसीएम है बीसी का वो किसके इक्वल है 3780 के इक्वल है, 3780। तो इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो 3 टू द पावर x को क्या लिख सकते हो 3780 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 लिख सकते हो, तो 0 चला जाएगा हमारा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 189 आएगा, फिर 189 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टू 14, 7 7 49 की 27 आ जाएगा। तो 3 टू द पावर x किसके इक्वल आ गया हम लोगों का, यानी कि हमारे पास आ गया ये चीज़ 3 टू द पावर x आ गया 27 के इक्वल। और 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 टू द पावर 3। कंपेयर करके मुझे x की वैल्यू क्या पता लगेगी 3 पता लगेगी, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3, x की वैल्यू है 3, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तुमसे पूछा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इज, ठीक है भाई। तो तुमसे बोला ग्रेटेस्ट नंबर जो 281 को डिवाइड करे, रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और 1249 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें सबसे बड़ा नंबर ढूंढना जो किसको डिवाइड कर दे 281 माइनस 5 को डिवाइड कर दे। भाई 281 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आता है, तो कंप्लीटली डिवाइड कौन सा नंबर होगा 276 हो जाएगा। और जब 1249 को डिवाइड करता है वो नंबर, तो रिमाइंडर आता है 7, तो कंप्लीटली कौन सा नंबर डिवाइड होगा 1242 डिवाइड होगा। और हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर चाहिए जो 276 और 1242 को कंप्लीटली डिवाइड करे, तो उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो 276 को भी डिवाइड कर दे और 1242 को भी डिवाइड कर दे, तो हमें क्या निकालना है 276 1242 का एचसीएफ निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे 276 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको करेंगे तो 2 3 जा 6, ये 3 से करेंगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 276 हमारा आ गया है। ऐसे ही 1242 का करते हैं 1242, ठीक है भाई। 3 2 जा 6, फिर 3 से करेंगे तो 3 6 18, 3 9 जा 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हम लोग का क्या आ जाएगा देखो 276 को मैं क्या लिख सकता हूँ 276 को मैं लिख सकता हूँ अब ऐसे
2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23, और 1242 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1242 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 23। और हमें क्या चाहिए, इनका एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ हमें निकालना आता है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाई, एचसीएफ में हम देखते हैं, जैसे एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं, तो एचसीएफ में हम देखते हैं लोवेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो 2 स्क्वायर 2, तो लोवेस्ट पावर वाला प्राइम फैक्टर हमारा आ रहा है 2। फिर 3 इंटू 3 क्यूब में लोवेस्ट पावर जो आ रही है 3 की, वो 3 है। और फिर 23 इंटू 3 में जो लोवेस्ट पावर आ रही है वो आ रही है 23, तो 6 इंटू 23, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 138। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 138 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे बोला है कि 3 नंबर दे रखे हैं 28, 44, 132, इनका तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। और 44 का अगर हम करते हैं तो, और 132 का अगर हम डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो हमें ये पता लगा कि 28 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 28 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 स्क्वायर इंटू 7। 44 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 स्क्वायर इंटू 11, है ना। और 132 को प्राइम फैक्टराइजेशन के करना है तो मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11। और मुझे क्या चाहिए, इनका एलसीएम चाहिए। एलसीएम में हम क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर, एलसीएम में हम क्या देखते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर आई 2 स्क्वायर। फिर 7 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी हमारी, 7 ही हो जाएगी। फिर 11, 11 की हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो जाएगी, 11 ही हो जाएगी। 3, 3 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो 3 की हाईएस्ट पावर हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ गया 4 सेवन्स, ये हो जाएगा 28 इंटू 33। और 28 इंटू 33 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, 30 माइनस 2, 30 प्लस 3, है ना। तो 900, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 माइनस 60, है ना। 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस 60 माइनस 6, तो 930 माइनस 6 यानी कि 924, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 924। नहीं तो नॉर्मली अपना क्या करोगे, 33 इंटू 28 ऐसे करोगे तब भी क्या आएगा तुम्हारा, 924 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है एलसीएम निकालने का। अब देखो ये देखो क्या बोल रहा है तुमसे, बोल रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज, तो दो को प्राइम नंबर है जिनका प्रोडक्ट दे रखा है ये, तो हमें नहीं पता कौन कौन से है। तो मान लो एक हमारा ए है और दूसरा बी है। अब इनका एचसीएफ क्या होगा, देन देयर एचसीएफ इज, एचसीएफ पूछा है तुमसे। तो यहाँ पे तुम्हें को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो होते हैं विच हैव नो कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स को हम को प्राइम कब बोलेंगे, उनका अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, ठीक है। 1 को छोड़ के उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अगर उनका कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है 1 को छोड़ के, तो उनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब तुम्हें क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में, इफ द एचसीएफ ऑफ 2520 है ना और 6600 इज 40, इन दोनों का एलसीएम भी तुम्हें क्या दे रखा है 252 इंटू के, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है ना इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है, ठीक है भाई। तो अगर मैं एचसीएफ निकालूं, ठीक है, एलसीएम ऑफ 2520 6600 निकालूं तो क्या है हमारा 252 इंटू के है। और इनका एचसीएफ अगर निकालूं तो क्या है 40 है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी, तो ए हमारा यहाँ पर ये है, बी हमारा ये है, तो 2520 इंटू 6600। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। तो निकाल लेते हैं, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2520 इंटू 6600 डिवाइडेड बाय 40 से भी डिवाइड कर देते हैं
है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर लेके आ जाओ और 252 को भी इधर लेके आ जाओ। और 252 है, 2520 है, तो कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 10। इससे तुम्हारा ये कट चला जाएगा। ठीक है भाई। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 2, 4 6 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20, तो 1650। ठीक है भाई, 1650 हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। देखो ये बहुत बार यूज हो रहा है तुम्हारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे इतने आए थे, अब हम देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो तुम लोगों के 2024 में आए हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले पहले देखो क्वेश्चन नंबर ये है तुम्हारा 8। तो तुमसे क्या बोला है, 3 bells tolls एट इंटरवल ऑफ 9 12 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 घंटियां हैं, तो पहली जो घंटी है वो क्या करती है, हर 9 मिनट बाद बजती है। ठीक है, और दूसरी जो घंटी है वो हर 12 मिनट बाद बजती है, और तीसरी जो है वो हर 15 मिनट बाद बजती है। ठीक है, इफ दे स्टार्ट स्टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ, पहली बार क्या है एक साथ बजी, तो आफ्टर व्हाट टाइम दे विल नेक्स्ट स्टोल टुगेदर, तो अगली बार वो एक साथ कब तुम्हारी बजेंगी, ये पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो पहले समझ लेते हैं इसको क्वेश्चन को, फिर करते हैं। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास 3 घंटी थी, मान लो ए है, बी है और सी। ठीक है, तो तुम्हारी इस टाइम पे मान लो, इसको बोल रहे थे 0 टाइम, है ना, 0 टाइम पे एक साथ बजी, तो ए वाली फिर कब बजेगी, ए वाली फिर बजेगी 9 मिनट के बाद, फिर बजेगी 18 मिनट के बाद, फिर बजेगी 27 मिनट के बाद, ऐसे ही 9 के मल्टीपल्स चलते रहेंगे। बी वाली कब बजेगी, बी वाली बजेगी 12 मिनट के बाद। ठीक है जी, फिर 24 मिनट के बाद, फिर 36 मिनट के बाद, ऐसे ही वो चलती रहेगी। फिर सी वाली कब बजेगी, सी वाली पहली बार बजेगी 15 मिनट के बाद। ठीक है, फिर दोबारा बजेगी वो 30 मिनट के बाद, फिर बनेगी 45 मिनट्स के बाद। तो ऐसे ही तुम्हारी बज रही है। तुमसे बोला नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी, मान लो यहाँ पे कोई टाइम आएगा जहाँ पे वो एक साथ बजेंगी किसी टाइम टी पे, तो इसका मतलब वो जो टाइम आएगा ना हमारा, वो 9 का भी मल्टीपल होना चाहिए, वो 12 का भी मल्टीपल होना चाहिए, और वो 15 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है भाई, वो 9 12 15 तीनों का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा नंबर जो तीनों का मल्टीपल है और सबसे छोटा नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें 9 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 9 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन तुम लोग कैसे करोगे, तुम लोग स्टार्ट ऐसे ही करोगे कि 9 को मैं लिख सकता हूँ क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 स्क्वायर, 12 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर इंटू 3, और 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5। फिर तुम निकालोगे एलसीएम ऑफ 9 12 15, जो आएगा तुम्हारा आएगा, तो पहले 2 को देखते हैं, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर आ रही है हमारी 2 स्क्वायर आ रही है, फिर 3 की जो हाईएस्ट पावर आ रही है वो 3 स्क्वायर आ रही है, और 5 की जो हाईएस्ट पावर तीनों में आ रही है वो 5 आ रही है। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा 4 इंटू 5 हो जाएगा 20 इंटू 3, इंटू 3 हो जाएगा 9, है ना, यानी कि 180। तो 9 12 और 15 का जो एलसीएम आता है 180 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम होगा ये 180 होगा। तो जब टाइम 180 मिनट्स हो रहा होगा तब पहली वाली बेल भी तुम्हारी बजेगी, दूसरी भी बजेगी और तीसरी भी बजेगी। ठीक है, तीनों की तीनों बेल्स बजेंगी। तो इसका मतलब तुम क्या लिखोगे, तो बेल्स विल टोल टुगेदर आफ्टर 180 मिनट। ठीक है भाई, 180 मिनट्स के बाद बेल्स विल अगेन टोल टुगेदर, है ना, अगेन टोल टुगेदर। तो ये तुम लोगों का आंसर होगा। अब देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम, अगर तुम इसको करते हो तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी। देखो ये मैंने सीबीएसई की वेबसाइट से उठा रखा है। तो अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों का लिखते हो तो 1 नंबर मिलेगा, फिर तीनों का एलसीएम निकालने के पे और ये चीज़ लिखने पे तुम्हें 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इन 2 चीज़ लिखने पे तुम्हें, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारा। तो 1 नंबर होगा एलसीएम निकालने के लिए, ये निकालने के प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, और 1 नंबर एलसीएम निकाल के ये स्टेटमेंट लिखने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तुमसे पूछा है कि प्रूव दैट 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तुम्हें प्रूव करना इरेशनल नंबर है। इट इज गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो रूट 3 को तुम्हें इरेशनल प्रूफ नहीं करना है, रूट 3 इरेशनल तुम्हें दे रखा है, गिवन स्टेटमेंट है।
तो तुम्हें पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट जो 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है भाई, रैशनल नंबर, सबसे पहला काम ये एज्यूम करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज 5 - 2√3 को हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो उसको हम a बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और b 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम हमारा होगा, हमने क्या माना, ये हमारा रैशनल है, और इस अगर रैशनल है तो 5 - 2√3 क्या होगा, a बाई बी के इक्वल होगा। अब क्या करते हैं, b को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर b को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, देखो तो आ जाएगा 5b - 2√3b इक्वल्स टू a। इसका मतलब हो गया हमारा -2√3b इक्वल्स टू a - 5b। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इक्वल्स टू a - 5b, है ना, -2b। ठीक है भाई, a - 5b था, देखो 2√3b था तो √3 को यहाँ पे रखा, 2 - 2b को इधर लेके चले गए, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5b - a डिवाइडेड बाय 2b, यानी कि √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं देखूं, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूं इसकी, तो √3 आ गया, √3 क्या दे रखा है हमें, इर्रेशनल। और राइट हैंड साइड को अगर मैं देखूं तो 5b - a अपॉन 2b, तो 5b - a क्या होगा, इंटीजर, और 2b भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये इंटीजर बाय इंटीजर की फॉर्म बन रही है, ये है रैशनल नंबर। तो तुम बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन, है ना, अबव इक्वेशन जो है हमारी, उसके लेफ्ट हैंड साइड इज इर्रेशनल, बट जो राइट हैंड साइड है इज रैशनल, है ना। लेफ्ट हैंड साइड है इज एन इरेशनल नंबर, बट राइट हैंड साइड इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ट्रू, है ना, ये तुम्हारी ट्रू नहीं हो सकती है ना भाई, रैशनल इरेशनल को, देयरफॉर इट कैन नॉट बी ट्रू। हो सकती है क्या, इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल हो नहीं सकता है, तो इट कैन नॉट बी ट्रू। तो हेंस जो हमने एजम्पशन किया था, हेंस आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, assumption was wrong, and therefore 5 - 2√3 is a rational number। अब देखो मार्किंग स्कीम देखते हैं, उसमें क्या क्या चीज तुम्हें लिखनी है, तो तुम्हें मेन चीज वही ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या क्या बोला है देखो, तो सबसे पहला तो वही है तुम्हें कि सबसे पहले तुमने एज्यूम कर लिया है ये, और उसको 5 - 2√3 a बाई बी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, b नॉट इक्वल टू 0। तो इसको लिखने का तुम्हारा आधा नंबर मिलेगा अगर तुमने इसको रैशनल माना है। फिर उसको रीअरेंज करके इस फॉर्मेट में लाना। ठीक है, √3 इक्वल टू 5b - a अपॉन, तो उसके लिए आधा मार्क्स है तुम्हारा। राइट हैंड साइड तुम्हारी क्या है, रैशनल है, और बट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, तो देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो इसके लिए तुम्हें मिलेगा फिर से आधा मार्क्स, और हेंस 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, इसके लिए मिलेगा आधा मार्क्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा मार्किंग स्कीम का पैटर्न है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा कि शो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अगर तुमने प्रूफ कर दिया कि जो ये नंबर लिखा हुआ है इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखो 11 11 है ना, तो 11 में कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचा मेरे पास, 5 × 17 + 3। 11 × 5 × 7 होता है 85 + 3, यानी कि 11 × 88। ठीक है, तो हमने लिख लिया। और इसको आगे भी तुम कर सकते हो, 88 को 11 × 8 लिख सकते हो सब कुछ, लेकिन हमें पता है क्लियरली जो ये नंबर आ रहा है इसका 11 भी एक फैक्टर है, 88 भी एक फैक्टर है, 1 तो सबका होता ही है। 88 में अगर देखोगे तो 88 को भी तुम फैक्टराइज कर सकते हो, है ना, 2 आएगा इसमें, है ना। तो इसका मतलब
क्लियरली गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, therefore this number is a composite number। ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। तो देखो तुमको ये चीज़ देखो 11 कॉमन लेके ये लिखने का तुम्हारा इसमें सीधा 1 मार्क्स है। ठीक है भाई, और फिर इसको ऐसे लिखने पे तुम्हें सिंप्लीफिकेशन करने पे आधा मार्क्स और मिलेगा। और फिर ये लिखने पे कि इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स अदर देन 1, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, लिखने पे तुम्हारे आधा मार्क्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कैन द नंबर 15 टू द पावर n, n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0 गिव रीजन। ठीक है भाई, तो तुमसे बोला है कि तुम्हारे पास एक कोई नंबर है 15 टू द पावर n, क्या ये 0 डिजिट से एंड हो सकता है? तो पहली चीज तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 0 डिजिट से एंड कौन से नंबर होते हैं। तो कोई भी नंबर अगर होगा उसके एंड में 0 आ रहा है, ठीक है, मान लो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं 340, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 34 इंटू 10। किसी की एंड में अगर 0 आएगा तो वो हमेशा 10 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और 10 को हमेशा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 का आना जरूरी है भाई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है तुम्हें, 2 एंड 5 का आना जरूरी है, दोनों आने चाहिए 2 एंड 5। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि 15 टू द पावर n में 2 एंड 5 एज ए उसके प्राइम फैक्टर में आते हैं कि नहीं आते। तो हमें पता है कि देखो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5, तो 15 टू द पावर n क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 टू द पावर n, यानी कि 3 टू द पावर n, 5 टू द पावर n। अब यहाँ पे देखो 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 2 is not the prime factor of 15 to the power n, therefore does not end with 0। ठीक है, 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, तुम ये भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नंबर्स, ये भी लिख सकते हो नंबर्स which have both, है ना, which have both 2 and 5 as their, which have both 2 and 5 as their prime factors ends with 0। ठीक है, therefore this number will not end with 0। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखो चल जाएगा, लेकिन ये लॉजिक तुम्हें देना पड़ेगा कि इसमें 2 और 5 का आना जरूरी है। 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसकी वजह से कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा। पहला काम होगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और नेक्स्ट काम होगा इस लॉजिक को लिखना। तो देखो मार्किंग स्कीम चेक करते हैं कि मार्क्स कैसे मिलेंगे। देखो 2 मार्क्स का है तो 15, देखो इसको लिखने के तुम्हें मिलेगा 1 नंबर, और 1 नंबर मिलेगा ये इसके आर्ग्यूमेंट को देने का। ठीक है, कि नंबर ends with 0 if it has both 2 and 5 as its prime factor, और 15 to the power does not have 2 as a prime factor, so it cannot end with 0। ठीक है, तो हमें पता है कि 0 से कौन से एंड होते हैं, जिनके 2 एंड 5 दोनों प्राइम फैक्टर में आते हैं, और 15 टू द पावर n में 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये 0 से एंड नहीं करेगा। अगर तुम ये लॉजिक नहीं लिखोगे तो एक ही नंबर मिलेगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लेकिन ये है 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तुमसे पूछा है कि 2 माइनस रूट 3/5 इज एन इनरेशनल नंबर। तो हमें क्या प्रूफ करना है, 2 माइनस रूट 3/5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 3 क्या है तुम्हारा, इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो हमने किया इस टाइप का क्वेश्चन, अभी 2 मार्क्स में भी आया था, तो उसको देखते हैं। तो क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं इसमें, तो लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे कि 2 माइनस रूट 3/5 इज अ रैशनल नंबर। तो इसको हम किससे करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। और मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या मान के चलते हैं कि जो नंबर हमें दे रखा है उसको हम पहले रैशनल मान लेते हैं। अगर रैशनल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 2 माइनस रूट 3/5 को हम क्या लिखेंगे, a बाई बी की फॉर्म में लिख लेंगे, वेयर
ए एंड बी आर इंटीजर्स, ठीक है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जिन नंबर को तुम ए बाई बी की फॉर्म में लिख लो और ए बी क्या होना चाहिए, इंटीजर, और बी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी को इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर करो, 2 माइनस रूट 3 इंटू बी 5a, ठीक है। इसको रीअरेंज करते हैं, तो 2b ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस रूट 3b, तो किसके इक्वल आएगा, 5a के इक्वल आएगा, ठीक है भाई। अब इसको क्या करेंगे, माइनस रूट 3b आ जाएगा हमारा 5a माइनस 2b। अब रूट 3 को हम ले लेंगे अलग और बाकी सबको कर लेंगे एक साइड, तो 5a माइनस 2b अपॉन माइनस b। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2b माइनस 5a अपॉन b। तो रूट 3 हमारा ये आ गया एक साइड में और बाकी सब कर लिया हमने दूसरी साइड में। अब तुम देखो ध्यान से, तो रूट 3 जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या आ रही है, इरेशनल, और राइट हैंड साइड क्या आ रही है, रैशनल। क्यों, क्योंकि 2b माइनस 5 है इंटीजर और b भी क्या है हमारा, इंटीजर। तो हम बोलेंगे LHS ऑफ above equation is irrational, whereas RHS is rational, therefore it cannot be true, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता ये ट्रू। भाई लेफ्ट हैंड साइड हमारी इरेशनल है, राइट हैंड साइड रैशनल है, तो रैशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो ट्रू नहीं हो सकती है, हेंस, है ना। आवर assumption was wrong, आवर assumption was wrong, ठीक है। जो हमारा assumption था वो wrong था, ठीक है। therefore हम क्या बोलेंगे, 2 माइनस रूट 3 बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। 2 माइनस रूट 3 बाई 5 क्या हो जाएगा हमारा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये सारी कहानी तुम लोगों को लिखनी पड़ेगी, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आते हैं। तो देखो मार्किंग स्कीम क्या है तुम्हारी, तो सबसे पहले इसको रैशनल एज्यूम करना और उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में या ए बाई बी की फॉर्म में लिखना, उसके लिए आधा मार्क्स है तुम्हारा। उसको रीअरेंज करके यहाँ तक पहुँचने का नंबर 1 है। फिर ये बोलना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुम्हारी अलग अलग है, राइट हैंड साइड रैशनल है, इसके लिए आधा मार्क्स है। तो फिर ये बताना कि जो हमने एजम्पशन किया था वो रॉन्ग है, उसके लिए आधा मार्क्स है। और फिर हेंस जो फाइनल कंक्लूजन निकालना कि जो तुम्हारा ये था उसका आधा मार्क्स है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of same subject, ठीक है। तो एक वर्कशॉप हो रही है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो एक वर्कशॉप हो रही है तुम लोग की, वर्कशॉप में क्या है तुम्हारे 48 फ्रेंच के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं 80 और इंग्लिश के टीचर हैं 144। इस वर्कशॉप में तुम्हें इनको सबको रूम्स में बिठाना है और कंडीशन ये है कि हर रूम में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए ना, सेम नंबर ऑफ टीचर्स। और तुम्हें कम से कम मिनिमम कितने रूम की जरूरत पड़ेगी ये पूछा, ठीक है। सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए मतलब एक रूम में, यानी कि हिंदी के अगर 10 बिठा रहे हो तो फ्रेंच के भी 10 बिठाने, इंग्लिश के भी 10 बिठाने, इस तरह से सेम नंबर ऑफ टीचर होनी चाहिए। और तुम्हें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की रिक्वायरमेंट पूछिए। तो अगर तुम्हें मिनिमम की पूछिए तो इसका मतलब तुम्हें मैक्सिमम टीचर बिठाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो इसका मतलब तुम्हें क्या करना है कि जो फ्रेंच के टीचर हैं 48, इनको ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा और हिंदी वालों को भी ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा और इंग्लिश वालों को भी ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, तो ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और हर एक ग्रुप में क्या आना चाहिए, सेम नंबर आने चाहिए। तो हर एक ग्रुप जो होना चाहिए तुम्हारा सेम उसका होना चाहिए। तो 48 के अगर तुम ग्रुप्स बनाओगे तो इसका मतलब उसके फैक्टर्स, ग्रुप बनाना मतलब उसके फैक्टर्स करना, तो 48 के सारे फैक्टर्स ले सकते हो तुम, ठीक है। इस तरह से फिर अगर तुम क्या करोगे तो 80 के सारे फैक्टर्स ले सकते हो और 144 के सारे फैक्टर्स ले ग्रुप्स बना सकते हो। तो तुम्हें लेकिन वो ग्रुप चाहिए, अगर तुम्हें मिनिमम नंबर रूम चाहिए तो सबसे बड़ा ग्रुप चाहिए, और सबसे बड़ा ग्रुप जो तीनों में आ रहा हो। तो इसका मतलब तुम्हें क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तीनों का, किसका, 48, 80, 144 का, ठीक है भाई। तो तुम्हें ऐसा नंबर चाहिए जो 48 को भी डिवाइड कर दे, 80 को भी डिवाइड कर दे, 144 को भी डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा होना चाहिए। सबसे बड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि अगर सबसे बड़ा होगा
तो सबसे ज़्यादा टीचर तुम बिठाओगे, तो इसलिए तुम्हारे रूम्स जो होंगे मिनिमम होंगे, सबसे कम रूम्स होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही तुम लोगों को? तो इसको हमें सोल्व करना है, तो चलो इसको लिखते हैं। ठीक है भाई, तो 48, 80, 144। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स है ना, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड व्हेन maximum number of teacher, maximum number of teachers will be seated, है ना, in each room, में मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर बैठेंगे। देयरफॉर, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर होंगे, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर एक रूम में, वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे HCF किसका, 48, 80 और 144 का। ठीक है, इनका HCF होगा, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा जिसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, तो इतने टीचर हमें बिठाने पड़ेंगे, तो इनका पहले HCF निकाल लेते हैं। तो 48 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो इसको करेंगे तो आ जाएगा हम लोग ये, तो 48 का हम लोग आ जाएगा 2 to the power 4 into 3। 80 को करते हैं, 20, 10, 5। ठीक है, तो 80 हो जाएगा हमारा इंटू 5। 144 करते हैं, एटीन, 9। ठीक है, तो 144 का आ जाएगा हमारा क्या, 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर, 2 to the power 4 इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है HCF इसका, 48 का, 80 का और 144 का। ठीक है भाई, HCF निकालना है। HCF में हम क्या लेते हैं, सबसे छोटी कॉमन पावर लेते हैं। तो देखो 2 to the power 4, 2 to the power 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 तो तुम्हारी कॉमन पावर आ गई। 3 देखो, 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा है, तो सबसे पावर छोटी पावर होगी 3 की पावर 0 यानी कि 1। फिर 5 को देखो, 5 यहाँ पे आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, तो सबसे छोटी पावर आएगी 1, तो आ जाएगा 16। इसका मतलब 16 टीचर्स तुम एक रूम में बिठाओगे। ठीक है, 16 टीचर एक रूम में बिठाओगे। ठीक है, तो 16 टीचर किसके होंगे एक रूम में, फ्रेंच के, फिर दूसरे रूम में भी 16 फ्रेंच के, इस तरह से, है ना, फिर 16 हिंदी के, फिर 16 इंग्लिश के, इस तरह से बिठाओ। तो ये हमारे आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर इन वन रूम। तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो और फ्रेंच के लिए हमें देखेंगे तो हम क्या, 48 टीचर्स हैं, वो कितने बैठ रहे हैं, 16 बैठ रहे हैं एक रूम में, तो 48/16 रूम चाहिए हमें। और हिंदी के लिए हमें 18/16 रूम चाहिए, और इसके लिए 44/16 रूम चाहिए। तो 3 रूम हमें चाहिए फ्रेंच के लिए, और ये 5 रूम चाहिए हमें हिंदी के लिए, और 9 रूम हमें चाहिए, 16 इंटू 9 होता है 144, 9 रूम चाहिए हमें इंग्लिश के लिए। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 9, 5, 14, 3, 17 रूम की रिक्वायरमेंट होगी। तो कम से कम हमें कितने रूम चाहिए, 17 रूम हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, चलो अब देखो मार्किंग स्कीम देख लेते हैं इसकी। तो मार्किंग स्कीम क्या बोल रही है, तो तुमसे देखो क्या बोला है, तो इन तीनों को देखो, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का तुम्हें आधा आधा नंबर मिलेगा भी। ठीक है, फिर इनका HCF निकालने का तुम्हारे पास एक नंबर है, और टोटल नंबर ऑफ रूम्स निकालने का एक नंबर है। ठीक है, HCF निकालने का भी आधा नंबर है, मतलब इतना पोर्शन करने के तुम्हारे पास क्या है, 2 नंबर मिलेंगे, और एक लास्ट में तुम्हारा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तुमसे पूछा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको तुम्हें करना है ध्यान से, क्यों इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट वही करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर या लेट अस एज्यूम
दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, √5 क्या है, रैशनल नंबर है, ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपलाइज दैट √5 इक्वल्स टू a/b, और a और b यहाँ पे क्या लेते हैं, वेयर a एंड b आर को-प्राइम, को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, तो ये हमारे क्या हो गए, को-प्राइम्स नंबर हो गए, आर को-प्राइम्स। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, √5b इक्वल्स टू a, इसका मतलब स्क्वायरिंग करके हमें क्या मिल जाएगा, 5b² इक्वल्स टू a²। ठीक है, तो a² के दो फैक्टर आए हमारे, b² भी आया और 5 भी आया, तो तुम यहां से लिख सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a²। ठीक है, क्योंकि a² के दो फैक्टर हैं, तो 5 क्या है, a² को डिवाइड करेगा, और एक हमारी थ्योरम है, अगर 5 a² को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स a, 5 a को भी डिवाइड करेगा, 5 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है भाई, 5 अगर a² को डिवाइड करेगा तो 5 a को भी डिवाइड करेगा, अगर 5 a को डिवाइड करेगा तो वी कैन राइट दिस इंप्लाइज a को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू c लिख सकते हैं, c सम इंटीजर, c कोई इंटीजर है। ठीक है, a को मैं लिख सकता हूँ ये, अब a की वैल्यू देखो क्या है, √5b है, तो a को मैं पुट कर देता हूँ √5b इक्वल्स टू 5c। अब स्क्वायरिंग कर दो, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 5b² इक्वल्स टू 25c², यानी कि b² इक्वल्स टू 5c²। तो देखो b² के क्या फैक्टर आ गए, 5 आ गया और c² आ गया, तो तुम यहां से बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b², और 5 अगर b² को डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड्स b, 5b को भी डिवाइड करेगा। देखो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया और b में, लेकिन हमने क्या बोला था, हमने बोला था a एंड b आर को-प्राइम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, फ्रॉम इक्वेशन, या इक्वेशन 1 एंड 2 कॉन्ट्राडिक्ट्स है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है भाई, किस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कि a और b को-प्राइम है, इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि हमने a और b क्या माना, को-प्राइम, लेकिन हमने क्या शो कर दिया कि तुम्हारा क्या है, a का फैक्टर 5 है और b का भी फैक्टर 5 आ रहा है, अगर a और b को-प्राइम है तो उनका कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, और हम लोग आ गया है 5, इसका मतलब इस जो हमारा इफेक्ट था इसको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया हम, तो ये मैंने जो हमने एज्यूम किया था वो सही नहीं है, तो इसका मतलब आवर एजम्पशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर वॉज रॉन्ग, है ना। ये क्यों आया, क्योंकि हमने अपना जो एजम्पशन था वो सही नहीं था हम लोगों का, कि आवर एजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर वॉज रॉन्ग, इसलिए तो ये चीज अराइज हुई है, हेंस हम क्या बोलेंगे, √5 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इसलिए क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। ठीक है, तुम लोग याद करना पड़ेगा, इसको ठीक से लिख के प्रैक्टिस कर लो, ये क्वेश्चन आता ही हर बार। मार्किंग स्कीम देखो, तो √5 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, इस तरह से कुछ भी आएगा, तो किस किस चीज़ पर तुम्हें मार्क्स मिलने चेक करो, देखो तुम्हें कहाँ पे मार्क्स मिलने, तो ये चीज़ लिखने के लिए तुम्हें मिलेगा आधा नंबर, क्या कि √5 को हमने एज्यूम किया है रैशनल नंबर, और √5 को p/q की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, और pq क्या है, को-प्राइम। फिर इसको स्क्वायरिंग करके ये शो करना कि p इज डिविजिबल बाय 5, उसके लिए एक नंबर मिलेगा। फिर p 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, p को हम 5a लिख दिया यहाँ पे, a सम इंटीजर, स्क्वायरिंग किया, और फिर ये शो करना q इज डिविजिबल बाय 5, उसके लिए एक नंबर मिलेगा, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बनाने का एक एक नंबर मिलेंगे तुम्हारे। और फिर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए
आधा नंबर मिलेगा। तो 3 नंबर तुम्हारे इस तरह से आएंगे। ठीक है भाई, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना और इसको फाइनली लिखना। बात समझ रहे हो ना तुम लोग? तो जैसे तुम लोग कहाँ कहाँ मार्क्स मिलेंगे, देखो ये चीज़ लिखने पे तुम्हें मिलेगा आधा नंबर, फिर इस इक्वेशन को लिखने पे तुम्हें मिलेगा 1 नंबर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे, और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिलेगा 1 नंबर, और फिर ये सब कुछ लिखने में मिलेगा आधा नंबर। तो इस तरह से मार्किंग स्कीम तुम्हारी काम करेगी। ठीक है, तो टोटल 3 नंबर हो जाएंगे। तो तुम्हारी हर चीज़ होनी चाहिए। अगर तुम ये मिस कर गए, लास्ट चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन बताना मिस कर गए तो आधा नंबर कट जाएगा। तुम बीच का स्टेप नहीं मिस कर गए कि 5 डिवाइड्स बी वाला, ठीक है, तो तुम्हारा 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना है। तो स्टेप मार्किंग होती है तुम लोगों की बोर्ड में, तो उसको प्रॉपर वे में तुम लोगों को देखते हुए चलना है। चलो भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? √3 इज इरेशनल नंबर। इसको तो डायरेक्टली ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा कुछ भी आ सकता है, √5 आ सकता है, √3 आ सकता है। देखो √3 इरेशनल नंबर है, तो ये चीज़ लिखने के लिए तुम्हें क्या मिलेगा? आधा नंबर। किसको हम एज्यूम किया रेशनल नंबर है, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, और पी और क्यू क्या है? कोप्राइम है, आधा नंबर। फिर हम स्क्वायरिंग, इसको इधर ला के स्क्वायरिंग किया, और ये स्टेटमेंट लिखने का, इसका क्या मिलेगा तुम्हें? 1 नंबर। क्यू इधर गया, स्क्वायरिंग किया, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, पी इज डिविजिबल बाई 3, है ना? तो ये हो गया 1 नंबर। फिर पी अगर 3 से डिविजिबल है तो पी को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू ए लिख सकते हैं। फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग फिर से करेंगे, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो क्यू इज डिविजिबल बाई 3, तो इसको पूरा एक करने का 1 नंबर, और फिर कॉन्ट्राडिक्शन शो करने का आधा नंबर। और ये तो इसको प्रॉपर वे में तुम लोग देख लेना, एक्जैक्टली सेम है तुम्हारा। अगर तुम्हें √5 आता है तो √3 कर लोगे, √2 कर लोगे, √2 आता है तो सब कुछ कर लोगे ना, इस तरह से। तो इसको डिस्कस नहीं करना, लेकिन मार्किंग स्कीम तुम लोग देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है? प्रूव दैट √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये तुम्हें क्या दे रखा है? जैसे तुम्हें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। √6 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो देखो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर को ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 प्लस 3 प्लस 2 √6, है ना? √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और 2ab करेंगे तो 2 इंटू √2 इंटू √3, तो आ जाएगा 5 प्लस 2 √6। ठीक है, 5 प्लस 2 √6। तो जो नंबर हमें दे रखा था उसका मतलब ये है। तो हमें इसको प्रूफ करना है कि इरेशनल है, तो हम क्या करेंगे? इसको एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब अगर रेशनल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर ए एंड बी, एयर बी क्या है? इंटीजर्स होंगे। ठीक है, रेशनल नंबर को हमेशा कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं? ए बाई बी की फॉर्म में लिख लेते हैं, और बी कभी भी जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा? 5b प्लस 2 √6b इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो 2 √6b को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस 5b। तो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a माइनस 5b अपॉन 2b। ठीक है, ऐसा लिख लिया मैंने। तो √6 में अलग कर लूंगा, और a माइनस 5b अपॉन 2b अलग हो गया। अब √6 तुम्हें क्या दे रखा है? इरेशनल नंबर दे रखा है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखो, √6 आ रहा है इरेशनल नंबर, और राइट हैंड साइड देखो a माइनस 5b अपॉन 2b। ए इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो a माइनस 5b भी इंटीजर हुआ, और 2b भी क्या हुआ? इंटीजर हुआ। तो तुम क्या बोलोगे? LHS ऑफ अबव इक्वेशन इज इरेशनल, वेयर एज जो RHS है इज रेशनल। ठीक है भाई, जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ रही है? तुम्हारी रेशनल आ रही है, और राइट हैंड साइड क्या आ रही है? रेशनल आ रही है। विच कैन नॉट बी ट्रू, है ना? विच कैन नॉट बी ट्रू। ऐसा हो सकता है क्या? एक रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता है, तो ये सही नहीं है। देयरफॉर अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना? जो हमने एजम्पशन किया था, अवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन लिया था, एजम्पशन क्या लिया था हमने? कि 5 प्लस 2 6 जो है, 2 √6 क्या है? रेशनल नंबर है। इज एजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना? हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि 5 प्लस 2 √6 इज अ इरेशनल नंबर।
ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसकी मार्किंग स्कीम चेक कर लेते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है, तो देखो तुम्हें क्या क्या चीज़ लिखने पे मिल रहा है, तो ये सारी कहानी करने पे तुम लोगों को मिलेगा 1 नंबर। ठीक है भाई, क्या क्या, इसको अगर तुम ये लिखते हो, देखो इसको इस फॉर्मेट में लाने का 1 नंबर है। ठीक है, फिर इसको एज्यूम करने का तुम्हारा आधा नंबर हो जाएगा, है ना। इसको तुमने रेशनल एज्यूम किया और उसको A/B की फॉर्म में लिखा, आधा नंबर। फिर इसको रीअरेंज करने का तुम्हारा आधा नंबर। ठीक है, फिर ये बताने का कि ये साइड में हमारे रैशनल, इधर रैशनल है, उसके लिए तुम्हें आधा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और फिर एजम्पशन तुम्हारा रॉन्ग था और ये बताने का तुम्हें आधा नंबर। तो इस पूरे इस तरह से तुम्हारे मार्क्स डिवाइड होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वे में सारे स्टेप्स तुम लोग के होने चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट है हमारा केस स्टडी। तो 2024 में तुम लोग केस स्टडी भी आई थी इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा सा स्टेटमेंट है, उसको रीड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या देखा क्वेश्चन नंबर 16 में, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज अ पावरफुल अप्रोच दैट एनहेंसेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड एंगेजमेंट। ठीक है भाई, अगर मैथमेटिक्स को तुम एक्टिविटी से बढ़ाओ तो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट होता है। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड, मिस मुक्ता प्लान द प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5 स्टूडेंट, है ना। तो कोई टीचर है तुम्हारी, टीचर ने क्या किया, क्लास 5 स्टूडेंट के लिए प्राइम नंबर का गेम डिजाइन किया। ठीक है, तो वो क्या करती है, शी अनाउंसिस द नंबर 2 इन हर क्लास। तो उसने बोला 2 से स्टार्ट किया, उसने अनाउंस किया 2, और उसने बोला फर्स्ट स्टूडेंट को, आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकंड स्टूडेंट। जैसे मैंने बोला, मैंने 2, तो तुम्हें बोला बताओ इसमें एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करो, तो तुमने सपोज ले लिया 3, तुमने 3 मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, तो 6 दूसरे नंबर स्टूडेंट पे चला गया। अब 6 इंटू, उसने किसी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया, मान लो उसने मल्टीप्लाई किया 11 से, तो 6 इंटू 11 हो गया 66, तो सेकंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाइड इट बाय प्राइम नंबर एंड पास्ड इट टू द थर्ड स्टूडेंट। तो इस तरह से तुम्हारी ये साइकिल चल रही है। ठीक है, तो जो जिस बच्चे के पास जा रहा है वो क्या कर रहा है, प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, वो नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट को दे दे रहा है। इन दिस वे बाय मल्टीप्लाइंग टू अ प्राइम नंबर द लास्ट स्टूडेंट गोट, जब लास्ट स्टूडेंट ने जब मल्टीप्लाई किया तो उसको क्या नंबर मिला, 173250 मिला। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन गेम खेल लिया, तो ये मिला हम लोग। तो उसने, अब जो टीचर थी मुक्ता, आस्क सम क्वेश्चंस एज गिवन बिलो टू द स्टूडेंट। अब स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन उसने पूछे, और क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट है, और व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया है, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, कौन सा प्राइम नंबर मैक्सिमम टाइम्स यूज हुआ। ठीक है भाई, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि ये जो नंबर मिला है ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है ना, वो तो होना ही है, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन इसमें जितने भी स्टूडेंट है हर स्टूडेंट ने क्या किया, प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया है। तो इसका मतलब इसका पहले हम क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो 173250 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं 173250 का। ठीक है, तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35। ठीक है, 16, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 3 जा 15, 2 23, 5 4 जा 20, 3 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब करते हैं 7 से 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 3 11। ठीक है, तो ये हम लोग 173250, तो 2 आ रहा है हमारा एक बार, फिर 3 आ रहा है 1 2, 3 स्क्वायर आ जाएगा, 5 आ रहा है 3 बार, तो 5 क्यूब, एक बार आ रहा है 7, तो 7 इंटू 11। तो पहला काम हमारा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो 2 तो स्टार्ट किसने किया था, तो टीचर ने मल्टीप्लाई किया था। अगर तुम्हें क्वेश्चन ध्यान हो तो टीचर ने मल्टीप्लाई किया था, फिर 2 स्टूडेंट ने क्या मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया, फिर 3 स्टूडेंट ने 5 को मल्टीप्लाई किया है, एक स्टूडेंट ने 7 मल्टीप्लाई किया, एक ने 11 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको ध्यान में रखते हुए आंसर्स करते हैं क्वेश्चंस का।
तो पहला क्वेश्चन देखो क्या था, पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ने सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या यूज किया। ठीक है भाई, अब इसको ध्यान में रखना है, गलती कर दोगे यहाँ पे, टू को नहीं लेना है, टू किसने लिया था, टीचर ने, तो सबसे छोटा नंबर जो स्टूडेंट्स ने यूज किया वो है 3, तो लीस्ट प्राइम नंबर जो तुम स्टूडेंट ने यूज किया है उसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब सेकंड का देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो हर एक स्टूडेंट ने क्या किया है, एक प्राइम नंबर मल्टीप्लाई किया है, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार, तो 2 स्टूडेंट हो गए हैं। फिर 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 3 स्टूडेंट हो गए यहाँ पे। 7 मल्टीप्लाई हुआ है एक बार, तो एक स्टूडेंट ने 7 मल्टीप्लाई किया और एक ने 11, तो टोटल हो गए 7 स्टूडेंट्स। ठीक है, 7 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। और इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है तुम्हें, तुमसे पूछा है दूसरे पार्ट में, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हाईएस्ट प्राइम नंबर जो यूज किया है स्टूडेंट ने वो 11 यूज किया। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम, तो मैक्सिमम टाइम्स कौन सा प्राइम नंबर यूज हुआ है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो 5 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो मैक्सिमम टाइम्स हुआ है 5, तो 5 इज यूज मैक्सिमम टाइम। ठीक है भाई, तो सिंपल तुम्हारा आंसर ऐसे ही करना है, आंसर लिखोगे तो आंसर मिल जाएगा, लेकिन प्रॉपर वे में पहले फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसके बाद तुम्हारे आंसर आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी मार्किंग स्कीम क्या है। तो ये तो इसके लिए कोई तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन का, क्योंकि ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट 3 लिखते हो तो 1 नंबर मिल जाएगा, इसके तुम्हारे देखो 2 नंबर। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो सेकंड पार्ट के तुम्हारे 2 नंबर, तो उसके लिए तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे भी करना ही पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो थर्ड पार्ट है उसके लिए तुम्हारे पास क्या है, 1 नंबर है। तो इस तरह से तुम्हारी ये मार्किंग स्कीम है। ठीक है भाई, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इस चैप्टर के 2024 में आने वाले सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हर एक चैप्टर के 2024 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हुए जाएंगे, और फिर बाद में फिर कुछ हार्ड क्वेश्चन की भी हम एक सीरीज बनाएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, ठीक है, 23 में, 22 में, 21 में, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है,